होगा, एक स्लाइड आपको दिख रही है। हम अभी EHS के बारे में बात करने वाले हैं। EHS कितने लोगों को मालूम है? आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? EHS क्या है? EHS मालूम है? EHS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कुछ नहीं मालूम? अरे अपने कंपनी में एक डिपार्टमेंट है EHS, और अपने को मालूम नहीं है अभी तक। EHS का मतलब एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, EHS। अभी आज हम लोग सिर्फ एनवायरमेंटल के बारे में बात करते हैं। हेल्थ और सेफ्टी के बारे में शायद कभी कभी आप इस वजह से या उस वजह से एक्सपीरियंस लिया होगा, लेकिन एनवायरमेंटल के बारे में शायद ही कभी आपने कभी बात की होगी या किसी ने आपको बताया होगा। 1-1.5 महीना पहले आप लोगों ने कोरियन ऑडिट पास किया, हाँ? सब लोगों को मालूम है, बहुत मेहनत किया और आप लोगों को कोरियन ऑडिट के लिए आपका प्लांट सर्टिफाई हो गया। अब ये सर्टिफाई होना कौन सी बात है, क्या बात है? सर्टिफाई होना मीन्स क्या होता? कोरियन कस्टमर आए थे नहीं यार, तो वो लोगों ने क्या बोला आपके यहाँ ऑडिट करके कि ये प्लांट सेटिस्फाई है, हमको आप सप्लाई कर सकते हो। तो हम आज सर्टिफाई करते हैं कि आप हमको कैप्सूल सप्लाई कर सकते हो। इसको सर्टिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अभी एक एग्जाम देते हैं, 10वीं 12वीं यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, हा? तो 10वीं 12वीं यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो वो सर्टिफिकेट देता कौन है? मिलता तो अपने को है, देता कौन है? बोर्ड देता है, यूनिवर्सिटी देती है। अपने कोरियन ऑडिट के टाइम में कस्टमर ने अपने को सर्टिफिकेट दिया। वैसा ही एक ISO सर्टिफिकेट भी होता है। कितने लोगों को मालूम है ISO सर्टिफिकेशन? दिल खोल के यार, है तो मालूम है ना, ये तो नहीं बोल। पीतमपुर का प्लांट ISO 9001-2008 सर्टिफाइड है। कितने लोगों को मालूम है? सिर्फ 2 लोगों को। 3, 4, 5, 10 लोगों को मालूम है। अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूं कि अपना प्लांट QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001 पीतमपुर प्लांट सर्टिफाइड है। अभी ये QMS क्या है? हम क्वालिटी बनाते हैं। अभी आपने स्किप में देखा कि अच्छी क्वालिटी के कैप्सूल्स बनने चाहिए, कस्टमर को फॉरेन कैप्सूल नहीं जाना चाहिए, उसको डिफेक्ट जाना नहीं चाहिए। एक अच्छा स्किप आपने सब कई लोगों ने बताया ना। तो क्वालिटी का इंपॉर्टेंस सबसे अहम है। तो क्वालिटी का प्रोडक्ट जब भी बनता है, तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफरेंट ये अपने डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट का कामकाज भी सही तरीके से होना चाहिए कि नहीं? तो ये अपना क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट हर डिपार्टमेंट में जो तरीके से बनता है उसका एक SOP होता है। SOP आप सब लोगों को मालूम है। अपना काम करने का SOP होता है ना। अभी भी बहुत से लोगों ने जिक्र किया कि SOP की तरफ से, SOP के हिसाब से हमने लाइन क्लियरेंस किया। तो हर काम SOP के हिसाब से होना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा ही बनेगा। तो ये सिस्टम सर्टिफाई करने का और प्रोडक्ट सर्टिफाई करने का एक सिस्टम होता है, उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS बोलते हैं। और पीतमपुर प्लांट अपना वो उसके लिए सर्टिफाइड है। तो ये सर्टिफिकेशन एजेंसी अलग अलग होती है, वहाँ आके आपके यहाँ ऑडिट करते हैं और वो सर्टिफाई करते हैं कि हाँ आपके यहाँ का सिस्टम जैसा चाहिए क्वालिटी के लिए वैसा है, और आपका प्रोडक्ट भी क्वालिटी के हिसाब से बनता है। तो सर्टिफिकेशन होता है। जैसा QMS सर्टिफिकेशन होता है, वैसा EMS सर्टिफिकेशन भी होता है। उसको एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, EMS मीन्स। अभी आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये QMS सर्टिफिकेट तो पता चला, लेकिन ये EMS सर्टिफिकेशन क्या बात है और वो क्यों चाहिए, और ये आदमी हमको EMS सर्टिफिकेट के बारे में क्यों बता रहा है? QMS सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? जैसा मैंने बताया कि कस्टमर आके ऑडिट करता है और उसको एक तसल्ली या कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस, मुझे मिलने वाला प्रोडक्ट एक क्वालिटी के हिसाब से, एक प्रोसीजर से बन रहा है। वैसा EMS का भी एक प्रोसीजर होता है, मैनेजमेंट होता है सर्टिफिकेशन के लिए। अभी ये सर्टिफिकेशन लेने का क्यों? पीतमपुर प्लांट EMS सर्टिफिकेशन के लिए जाने का है। अपने को EMS सर्टिफिकेशन लेना है, उसमें पास होना है। तो क्यों करने का?
जैसा भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है वैसा आपका प्लांट, पीतमपुर प्लांट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, सब आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में जाता है। तो वहाँ का एक्सपोर्ट कस्टमर जो बोलता है कि बाबा जैसा तुम्हारा प्लांट QMS सर्टिफिकेशन है वैसा EMS सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तो आप कभी करने वाले बताओ, आज करने वाले हो, 1 महीने के बाद करने वाले हो, 6 महीने के बाद करने वाले हो, वो बताओ, लेकिन आपका प्लांट EMS सर्टिफाई होना जरूरी है। तो ये एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, और जो कस्टमर को चाहिए वो अपने को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने, कस्टमर ने जब ये मांगा तभी उसको आज नहीं कल एक बताना चाहिए कि बाबा हम 6 महीने के बाद हमारा EMS सर्टिफिकेशन पूरा करते हैं और फिर वो प्लांट हमारा उसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा, बराबर है। तो ये EMS सर्टिफिकेशन कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो गई, एक बात हो गई। लेकिन दूसरा, ये EMS सर्टिफिकेशन का अपने इंडिविजुअल हर अपना प्लांट एसोसिएट यहाँ जो काम करता है उसके साथ भी एक बहुत नज़दीकी रिश्ता है। वो रिश्ता क्या है और हम EMS सर्टिफिकेशन के लिए क्यों जाने का, कि मैं आज बताने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपने बहुत दिल के पास का वो संबंध रखता है। अभी मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने स्कूल में पृथ्वी के बारे में, अपनी धरती माँ के बारे में, धरती के बारे में थोड़ा बहुत तो सीखा है। यहाँ के जहाँ इतने सब लोग जो बैठे, कम से कम लोगों ने 8वीं 10वीं पास तो पक्का किया है, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी पढ़ा, ग्रेजुएशन भी किया होगा। तभी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि पृथ्वी के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है ना, सबको है कि नहीं, मालूम है कि नहीं? वो वातावरण में कितना 10-15 किलोमीटर ऊंचा है। तो वो वातावरण में एक ओजोन का लेयर आता है। आप कभी अपने टीवी पे, पेपर में एक दूसरे से बात करते वक्त ओजोन के लेयर के बारे में सुना है कि नहीं? ओजोन लेयर है ना, वो ओजोन लेयर क्यों है और उसका महत्व क्या है, कितने लोगों को मालूम है? एक को मालूम है, 2 को मालूम है, 2-4 लोगों को मालूम है, अच्छी बात है। तो मैं जिन लोगों को मालूम नहीं उनको बताने की कोशिश करता हूं। ओजोन लेयर जो है, पृथ्वी जब भी पैदा हो गई तभी वो आग का गोला थी, ये तो सबको मालूम है। और उसके साथ में कुछ गैसेस बाहर निकले, उसके साथ में ओजोन भी निकला, और एक ओजोन की बड़ी परत अपने एटमॉस्फेयर में तैयार हो गई। अभी पृथ्वी पर हम लोग जो रहते हैं, सब आदमी, जानवर, पशु पक्षी, पंछी, ये सब, उनको सनरेज की जरूरत है कि नहीं? है ना। और दूसरा जरूरी चीज क्या है? और ऑक्सीजन और सनरेज, ये 2 महज इंपॉर्टेंट चीज है, उसके सिवा जीवन नहीं हो सकता है। तो अभी क्या होता है, सूरज की जो आने वाली किरणें हैं वो सब अच्छी होती है ऐसा नहीं है, अपने तक पहुंचती पहुंचती तो अच्छी किरणें पहुंच जाती है, लेकिन बीच में कुछ टॉक्सिक पॉइजनस किरणें भी होती है जो ह्यूमन लाइफ के लिए या जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। उसको क्या बोलते हैं? गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ब्लू रेज है, इंफ्रारेड है। वो आदमी या जीवन के ऊपर जब पहुंचती है तो उनको नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो ओजोन लेयर है वो क्या है, कांच के जैसा काम करता है, मिरर के जैसा। जब भी सूरज के आने वाली किरणें हैं उसके ऊपर आती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आसमान में चली जाती है, और वो अपने को बचाती है पृथ्वी तक पहुँचने तक। तो ओजोन लेयर अपने इधर एक बैरियर जैसा काम करता है, वो अपने को जीवन देने के लिए काम करता है। वैसा ही से अपने को ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। दूसरा बात, एक मैंने सूरज की बात की, दूसरी चीज क्या है? ऑक्सीजन है। हवा में ऑक्सीजन कितना होता है? 20%। हाँ बोलो, 20% ऑक्सीजन होता है। और अपने को जिंदा रखने के लिए कितना ऑक्सीजन की जरूरत है मालूम है? शायद नहीं होगी, 19.5, 19.5% ऑक्सीजन हवा में होना ही चाहिए। तो डिफरेंस कितना है? बहुत कम है। 20% हवा में ऑक्सीजन है और आदमी को जिंदा रहने के लिए 19.5 ऑक्सीजन होना जरूरी है। उसके नीचे आया तो आदमी नहीं रह सकता है। तो अभी ये ऑक्सीजन और ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इसका पर्यावरण से बहुत नजदीकी संबंध है। ये ओजोन जो लेयर है वो ओजोन एक गैस है, और हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं तो अपनी करतूत की वजह से हम लोगों ने ये ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो धीरे 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 कम होने को चालू हुआ है। कैसी क्या क्या है?
क्या क्या रीजन है उसके, आप बता सकते हो? मैं पोल्यूशन की बात कर रहा हूं। पोल्यूशन किससे किससे होता है? एक इंडस्ट्री से होता है, गाड़ियों के से होता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ले लो, और पावर प्लांट जनरेशन है, और पानी से पोल्यूशन होता है, ईटीपी पावर इंडस्ट्री से होता है। तो ये ऐसे हवा, पानी और जो जमीन है उनको पोल्यूट करने के लिए आदमी ने अभी तक बहुत कारनामे किए। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। तो ये भी एक पोल्यूशन का रीजन हो सकता है कि नहीं? तो ये पोल्यूशन जब भी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा कमी होने को चालू होती है, तभी तकलीफ होती है कि नहीं? अभी दिल्ली में क्या हो गया? बढ़ गया ना। अभी कल का न्यूज में पेरिस में पोल्यूशन बढ़ गया है, कल की न्यूज है, न्यूज देखी होगी तो पोल्यूशन पेरिस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या हो गया? इवन ऑड सब दिल्ली में जैसा कैसा पेरिस में भी चालू हो गया। तो ये अलार्मिंग स्थिति है, ये कुछ अपने को बता रही है कि बाबा अभी नींद से खुलो, जाग जाओ। इसके आगे ऐसा ही चलते रहेगा तो पोल्यूशन बढ़ते जाएगा और एक दिन अपने को अपने कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। और किसी दिन और 50 साल के बाद पता नहीं, और कोई मुड़ कर यहाँ खड़ा रहेगा, आप जैसे लोग यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे, सबके कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ये आप होना चाहते या नहीं चाहते? नहीं चाहते ना, होना तो नहीं चाहिए। आज तो ठीक है, हम लोग बहुत अच्छी तरह से बैठे यहाँ सब सुन रहे हैं। मैं 50 साल के आगे की बात कर रहा हूँ, वो रहेंगे कौन? अपने बेटे और उनके बेटे रहेंगे, बराबर है? तो वो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आज? सब जगह पे इंडस्ट्री से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जितना हो सके उतना अपने लिए, स्वार्थ के लिए पोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। पता नहीं और 15 साल 50 साल 60 साल के बाद में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन करो। तो ये क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या है? इसका रीजन धीरे 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 अपने ईएमएस सिस्टम के पास पहुंचने वाला है, बराबर है? धरती को हम लोग अभी तक धरती, पृथ्वी, अर्थ ऐसा सब बोलते थे। अभी पिछले 4-5 साल से थोड़ा सा उसमें तब्दीली आ गई है। कभी न्यूज़पेपर में, कभी टीवी पे, अभी एक और उसके साथ वर्ड जुड़ गया है। अभी धरती माँ बोलने को चालू किया, मदर अर्थ बोलना सुना है ना? बोलते हैं कि नहीं? अब अच्छा वो बात छोड़ो, मदर अर्थ है क्या नहीं? इसमें किसी को कुछ कहना है क्या? नहीं है, ऐसा किसी का राय है क्या? मदर अर्थ है क्या नहीं? है ना? अरे कुछ नहीं बोल रहे आप लोग? ये जो मैं ओजोन लेयर की बात कर रहा था, ओजोन परत की, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा था। साइंटिफिक एक केमिकल रिएक्शन, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक छोटा मॉलिक्यूल हवा में जब जाता है पोल्यूशन की वजह से, आदमी की करतूत की वजह से, तभी वो ओजोन की 8 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये साइंस है, इसमें कोई बदल नहीं सकता। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल 8 ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये ओजोन लेयर अभी धीरे 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 उसको होल होने को चालू हुआ है। आपने सुना होगा कभी कि साउथ पोल में ऊपर ओजोन लेयर को एक बड़ा होल हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर। और उसका नतीजा क्या है? क्या होगा नतीजा? मैंने अभी थोड़ा सा बताया आपको कि वहां से इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज धीरे धीरे धरती पर पहुंचने के चालू हो जाएंगे, और फिर बाकी के प्रॉब्लम सब जो नहीं चाहिए अपने को चालू होंगे। उसका सिंपल एग्जांपल, सब लोगों को क्रिकेट आता है, क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच जब भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होता है तो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, वहां के प्लेयर क्या करते हैं? सनस्क्रीन, इधर सफेद इधर सफेद इधर सफेद। ये क्यों लगाते हैं? सन से बचने के लिए। सन से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए एक बात हो गई।
या गोरे लोगों की आपने चमड़ी देखी होगी, कैसा लगता है गोरे? लाल लाल छिटे 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 रहते। ओके, ऑस्ट्रेलिया में तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो क्यों? वो जो अंटार्कटिका के ऊपर जो होल हो गया ना, वो धीरे 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 अभी अपने जमीन पे आके चमड़ी के ऊपर असर करने को चालू किया। अभी ये होल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, अपने तक आने को टाइम लगेगा, आने वाला ही है ना, धीरे 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 पहुंच जाएगा वो अपने इधर भी। तो प्रॉब्लम का इंडिया के तरफ भी आने वाला है। और एक बात है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जब भी हम हवा में छोड़ते हैं, ये सब अलग अलग रीजन आप लोगों ने जो बताए, कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट छोटा छोटा कार्बन, कोयला है ना वो, कोयला और ऑक्सीजन। कोयला की मात्रा जब भी एटमॉस्फेयर में बढ़ती जाएगी और उसके ऊपर जब भी सनरेज गिरेंगे, तभी गर्मी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना। और दूसरा उसका एग्जाम्पल क्या है, वापस हम लोग थोड़ा सा न्यूज में जाते हैं। पिछले 50 साल में अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ गया है। ये सुना है आपने? सुना है कि नहीं? सुना है। और अभी उसका और एक रेफरेंस है, 6 महीना हो गया, 6 महीना पहले पेरिस में एक जलवायु समिट हुआ था, मोदी जी भी गए थे। अलग अलग कंट्री से 200 बड़े बड़े लोग वहां आए थे। 3 दिन वो लोगों ने मीटिंग किया, डिस्कशन किया, किसके ऊपर? जलवायु के ऊपर। वो लोगों को काम धंधा नहीं था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग भी अभी इसका सीरियसनेस समझने को चालू हो गए। क्या है ये, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और धरती का वजह से धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ गया है, तो कोई भी चीज जब भी गर्म होती है तभी क्या होती है? छोटी होती है, बड़ी होती है? एक्सपांड होती है, छोटी होती है? ये तो छोटा सिंपल साइंस है ना, 4वीं 5वीं में हम लोगों ने पढ़ा है। कोई भी चीज जब भी गर्म होती है तभी वो बड़ी होती है। और पृथ्वी के ऊपर पानी कितना है? 30% जमीन है, 70% पानी है। जब भी धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री से बढ़ा तो वो पानी भी बढ़ा हुआ होगा ना, एक्सपांड हुआ होगा ना, भले वो 2 डिग्री से ही है। वो पानी बढ़ जाने के बाद कहाँ जाएगा? और एक पानी बढ़ने का और एक रीजन है, ये 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल पृथ्वी का क्या है? बर्फ से पूरा ढका हुआ है। अभी वो आइस भी मेल्ट होने को चालू होगा। वो पानी कहाँ जाएगा? वो भी समंदर में ही आएगा ना। और पानी समंदर से, और वो पानी समंदर में जब भी बढ़ जाएगा तभी वो क्या हो जाएगा? धीरे 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 कोस्टल एरिया में बढ़ते जाएगा, कोस्टल एरिया की जमीन खाती जाएगी। लेकिन अभी दूसरी बात यह है कि जो पेरिस समिट था उसके अंदर 42 कंट्रीज का एक ग्रुप सामने आया, जो छोटे छोटे कंट्रीज है, जायले है, माली है, ये ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स है समंदर में। समंदर का पानी जब भी बढ़ेगा तभी अभी ये धोखा पैदा हो गया है कि पिछले आगे 30 या 40 या 50 साल में ये 42 छोटे छोटे जो आइलैंड है, जो कंट्रीज है, वो पूरे पानी के अंदर डूब जाएंगे। यही रेट से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते गया, पिछले 50 साल में 2 डिग्री बढ़ा, आगे के 50 साल में 2 डिग्री से बढ़ा, तो अपनी बंबई, आधी बंबई पानी में जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंस बोल रहा है। और हम लोग, मैं जब यहाँ बता रहा हूँ तो आपको उसका एहसास नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है। पानी बढ़ता था, आप लोग बोलेंगे वो तो बंबई जाएगी, हम लोग तो पीतमपुर में बैठे, यहाँ समझ रहे नहीं, जो होने रहा है होने दो। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाता हूँ, और पानी कैसा बढ़ रहा है समंदर में, और नॉर्थ और साउथ का जो अंटार्कटिका में बर्फ है वो क्या रेट से पिघल रहा है। यूट्यूब में आप देखोगे तो आपको ऐसे बहुत क्लिप्स मिलेंगे, कभी टाइम मिला तो देख लेना क्या रेट से वो बर्फ पिघल रही है। अभी देखने में मजा आ रहा है, जब उसके सामने जाके खड़ा रहोगे तो भी कितना डरावना है वो पता चलेगा।
अब थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचो, ये रेट से पानी तो बर्फ पिघलता होगा, और ये बात आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, समंदर में जितना पानी है उतना ही अंटार्कटिका में बर्फ है। ये जब भी पिघलने को चालू होगा तो क्या रेट से समंदर में पानी आता होगा। ये सब हुआ क्यों? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और वो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या है? पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह क्या है? हम लोग। अच्छा, ये कोई रिश्तेदार भाई बहन समंदर के किनारे बंबई या और किधर तो रहते होंगे, प्रॉब्लम वहां तक पहुंच, तो प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। प्रॉब्लम अपने घर तक आया है क्या? नहीं है, आया है ना, इसलिए EMS जरूरी है। अभी वापस और कुछ देखते हैं। वो एक पिक्चर आपको दिखा रहा है, वहाँ एक आदमी दिखाया जो चांद के ऊपर गया है, और एक ग्राफ है बेसिकली, थोड़ा सा समझने में तकलीफ होगी तो मैं बताता हूँ दूर से। ये दिखने में भी जरा दिखता नहीं इधर, ये 1930 है यहाँ लिखा हुआ साल 1930। आज हम कौन से साल में है? 2016। और इसके आगे मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है 2030। ये 1930 है, ये 2030 है। ये कितने महज 100 साल का है। और एक ग्राफ है, आपको ग्राफ सबको समझता है कृषि। तो ये आदमी यहाँ पैदा होगा, अब ये दूसरा आदमी, ये जंगली आदमी है और वापस से जंगली आदमी है। आप लोगों को मालूम है कि पेट्रोल और डीजल अभी हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं, है? तो पेट्रोल और डीजल का इन्वेंशन कभी हुआ? आदमी को कभी पता चला कि पेट्रोल और डीजल ऐसी नाम की कोई चीज है? मालूम है? बस 40-50 साल पहले, 1930-1935 के आसपास आदमी को पता चला कि अरे डीजल नाम की कोई चीज होती है। उसके पहले आदमी कोयला यूज करता था। अभी डीजल, पेट्रोल, कोयला, इसको फॉसिल फ्यूल बोलते, मालूम है? जीवाश्म तेल बोलते। अभी ये जीवाश्म तेल आया किधर से? 1 मिनट के लिए तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं, इसको 1 मिनट बाजू में रखो। जीवाश्म तेल आया कहां से? कहां से? जमीन से, धरती से आया, जमीन से आया। अभी जमीन में कहां से आया? तो क्या है, अरबों खरबों साल से जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जंगल बनते गए, बाद में बहुत जानवर आए, क्या बोलते हो, बड़ा जानवर क्या उसका नाम, डायनासोर मर गए, वापस उसके ऊपर मट्टी आ गई। ऐसे ये साइकिल चलते रहा, हजारों साल, लाखों साल, अरबों खरबों साल चलते रह गया। और वो जो जानवर मर गए उनकी चर्बी नीचे जमा हो एक जगह पे, और वो आज हम लोग डीजल और पेट्रोल या रॉ डीजल बोल के, रॉ ऑयल बोल के अपने को मिली है, पता चल गया। वैसा ही कोयला क्या है, पुराने जो जंगल थे, पेड़ थे, वो सब दब गए और उसका कोयला हो गया। अभी ये सब तैयार होने को कितने साल लगा? अरबों खरबों साल लगे होंगे, पता नहीं अपने को। और ये जो बता रहा हूं मैं, डीजल का इन्वेंशन हो गया या पेट्रोल का 1930, आज 2016 में है। और साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अभी तक पृथ्वी में जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें से 85% ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोगों ने यूज कर लिया है। जिसको तैयार होने के लिए अरबों खरबों साल लगे, हम लोगों ने 70-80 साल में धुआंधार यूज करके खत्म कर दिया। आपको मालूम है आगे के 25 साल या 35 साल के अंदर पेट्रोल खत्म होने वाला है, धरती के अंदर पेट्रोल नहीं रहेगा। 65 साल के अंदर डीजल खत्म होने वाला है, और महज 200 से 250 साल के अंदर कोयला खत्म होने वाला है। अभी अरबों खरबों साल के अगेंस्ट वर्सेस 25 साल, 65 साल और 200 साल कितने छोटे, बराबर है? अभी 1 मिनट और एक सोचते हैं कि
कुछ लोगों ने सुना होगा, मैंने डिपार्टमेंट में जाके भी ये बताया था। एक दिन 8 तारीख को 8 नवंबर को मोदी आए 8 बजे टीवी पे, और टीवी पे उन्होंने डिक्लेयर किया आज रात से 12 बजे से 1000 और 500 का नोट नहीं चलेगा। हड़कंप मचा दिया ना पूरा। अभी भी लोग बाहर नहीं आए, उससे 1 महीना हो गया। और समझो आज रात को 8 बजे मोदी आए और मेल, पेट्रोल, कोयला कोई वापरेगा नहीं, चलेगा? चलेगा क्या? 1 मिनट आप सोच के देखो, हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। ये जो लाइट, ये जो पानी, खाना पीना अभी आजकल किधर से आ रहा है? सब बंद हो जाएगा। हम लोग इतने आदी हो गए अभी उससे कि हम लोग दूसरा दिन भी नहीं निकाल सकते। और मैं बात कर रहा हूँ 25 साल के बाद में पेट्रोल नहीं रहने वाला है, 65 साल के बाद में डीजल नहीं रहने वाला है, और 200 साल के बाद में कोयला नहीं रहने वाला है। हम सब लोगों के एवरेज उम्र क्या होगी आज? यहाँ बैठे हुए सब, मेरे को छोड़ो, 1-2 लोगों को छोड़ो, मेरे जैसे संतोष जैसे लोगों को छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा 30-32 साल एवरेज साल है। कुछ लोगों की शादी हुई, कुछ लोगों की होने वाली होगी। जब भी आप लोग बुढ़ा हो जाओगे, हमारे उम्र के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, तभी आपके बच्चे 25 या 30 साल के होंगे ना? बराबर है ना? 25 और 25 साल 30 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ पेट्रोल नहीं रहेगा। 65 साल के बाद उसका, आपका बेटा जब भी बुढ़ा होगा तभी डीजल नहीं रहेगा। वो रहेगा कैसा? उसका जीवन कैसा होगा? मैं बहुत 500, 700, 600 साल, 1000 साल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके बच्चे की महज बात कर रहा हूं। अभी समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कितना सीरियस है। हम आगे की पीढ़ियों के लिए क्या रख के जा रहे हैं आज? पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, अंधाधुंध पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करके उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? कोयला, ऐश, पॉइजनस गैसेस, पीने लायक नहीं ऐसा पानी। तो ये कंपनी छोड़ो, ये मोदी छोड़ो, ये पेरिस का जलवायु समिट छोड़ो। अभी समझ में आया। 2 मिनट के लिए सोचो, प्रॉब्लम बहुत लंबा नहीं, मेरे घर के पास है, मेरे पास है, मेरा प्रॉब्लम है, मेरे दरवाजे पे आके प्रॉब्लम खड़ा है, और हम लोगों को अभी तक खबर नहीं है। सही बात है कि नहीं? सही। और एक बात है, जो तरीके से पोल्यूशन होता है, तो ये दिन बहुत लंबा नहीं है, जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में ऑलरेडी हुआ है कई बार। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो पॉइजनस गैसेस जब भी ऊपर जाते हैं और बारिश के दिन में बारिश के पानी के साथ जब मिक्स होते हैं, तभी क्या होती है? कभी आप लोगों ने आपके पुरखों से कभी सुना होगा, एसिड की बारिश होती है। साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उनको पता होगा, एसिड की बारिश होने के चालू हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ जब भी मिक्स होता है, तभी उसका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो ये दूसरे फिगर में वो बताया है। ये पोल्यूशन क्या है? पानी का पोल्यूशन है। सब मच्छी जो समंदर में रहने वाले एनिमल्स है, मर के बाहर आ गए। अपने हाथ के ऊपर, जैसा मैंने बताया घोड़ों के चमड़ी के बारे में, पानी की हालत ये है। आजकल 25 साल में जब आपने, आपके पिताजी जब भी छोटे होंगे, तभी कभी आपके पिताजी ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट होगा और पानी छान के पीना पड़ेगा, ट्रीट करके पीना पड़ेगा। लेकिन आप अपने बच्चे को आज पानी देते हो विदाउट ऐसा, नॉन ट्रीटेड? सोच सकते हो? तो ये जो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो सॉइल पोल्यूशन हुआ है, ये महज पिछले 50 साल की देन है, और उसके लिए हम जिम्मेदार है। और उसका असर भगवान या जो पूरे एनवायरमेंट है, वो तुमको तुरंत वापस देने वाला है 25 साल में। ये कुछ फोटोज है, ऊपर का फोटो है, वो लेडी पानी लेके जा रही है। कैसा पानी है देखा? और ये आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो दूसरा फोटो है, वो सब प्लास्टिक और इंडस्ट्री से आने वाला इंडस्ट्रियल
वेस्ट वाटर है, नाले में देते हैं हम लोग, रिवर में देते हैं और वो बाद में समंदर में पहुंचता है। ये बात हर मेट्रोपॉलिटन सिटी की है यार, और वो कुछ साल के बाद अपने शहर में आने के लिए रोक नहीं सकते आप। लास्ट है वो समंदर में रहने वाले लोगों को हमने क्या दिया है, वो जानवरों को क्या, उनका क्या कसूर है? वो कछुआ क्या, ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स है, वो कछुए की क्या कसूर है? हम इनके बारे में सोचते थे। मैं आपको ये सिर्फ महसूस करके दे रहा हूं कि प्रॉब्लम जैसा है वैसा आपके बेटे को भी प्रॉब्लम आने वाला है, अनलेस हम लोग अभी नींद से उठेंगे नहीं तो इसका प्रॉब्लम तो बहुत है साहब, आपने प्रॉब्लम तो बहुत बताया, अभी इसका सोल्यूशन क्या है? जो हो गया वो हो गया, उसको वापस नहीं ला सकते हम लोग, लेकिन एक बात कम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आज रात से पेट्रोल, डीजल और कोयला यूज करना बंद करना पॉसिबल है? नहीं है। उसके तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला है, उसके तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलने वाला है, प्रॉब्लम तो होने वाला है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करते हैं कि उसको जितना हो सके उतना कम करें, उतनी कोशिश तो कर सकते हैं ना, है? तो वो कोशिश क्या होगी, उसके लिए ईएमएस सिस्टम आया है। तो ईएमएस सिस्टम कंपनी के लिए, कस्टमर के लिए है, वो 1 या 2% के लिए सोचो, लेकिन 98% एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस होना, ईएमएस सिस्टम के ऊपर काम करना, ये अपने लिए। तो ईएमएस सिस्टम क्या है? क्यूएमएस सिस्टम जैसा है, उसका एक ढांचा होगा क्यूएमएस सिस्टम, उसमें पॉलिसी होगी, पॉलिसी अपने हाईएस्ट अथॉरिटी से दी होगी। नरोना साहब एक लिखित तौर पे एक पॉलिसी लिख के देंगे जो ऑलरेडी तैयार है, वो किसको देंगे? तुमको देंगे, हमको देंगे, कस्टमर को देंगे, वेंडर को देंगे, आजू बाजू रहने वाले लोगों को देंगे कि बाबा हमारी तरफ से हम एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे। एक लिखित कमिटमेंट है, और जब ये अपना टॉप बॉस लिखित कमिटमेंट देता है तो आप सब लोगों का फर्ज होता है कि नहीं? उसके अंदर हाथ बटाने का अपना फर्ज है कि नहीं? तो ये ईएमएस सिस्टम है। ईएमएस सिस्टम में और क्या हो सकता है? उसमें एस्पेक्ट इंपैक्ट एक स्केलेटन है, उसके ऊपर एस्पेक्ट क्या है? हम जो काम करते हैं हर रोज, जो भी करते हैं हम उसको एस्पेक्ट बोलते हैं। मैं सांस लेता हूं, ऑक्सीजन लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूं, ऑक्सीजन जब भी लेता हूं तो भी एस्पेक्ट है, और इसका इंपैक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो हम लोग जो भी चीज करते हैं उसको एस्पेक्ट बोलने का, और जो उसका रिजल्टेंट होता है उसको इंपैक्ट बोलने का। तो उसमें एस्पेक्ट इंपैक्ट आएगा। एस्पेक्ट इंपैक्ट में मैं जो करूंगा उसकी एनवायरमेंटल को मिनिमम नुकसान कैसे पहुंचाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, हम लोग अभी अलग अलग डिपार्टमेंट से, मैं कम से कम पेपर यूज करूंगा। कम से कम पेपर यूज करने से क्या होगा? वेस्टेज कम होगा, पेड़ों की कटाई कम होगी। सही बात है। प्लास्टिक कितना बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। हम लोगों को अच्छा लगता है, प्लास्टिक बहुत अच्छा है, ड्यूरेबल है, दिखने में अच्छा दिखता है, बहुत दिन चलता है, लेकिन प्लास्टिक तो अभी शाप बन गया है। प्लास्टिक को मट्टी होने के लिए कितना टाइम लगता है मालूम है? 800 से 1000 साल। कपड़ा 50 साल में मट्टी बन जाता होगा। अभी 1 मिनट के लिए सोचो, आपके बच्चे, आप, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे ऐसे प्लास्टिक यूज करते गए, एक 10-15 पीढ़ियों के साथ में धरती के ऊपर प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगा। वो धरती आदमी को जीने लायक नहीं रहेगी। तो कहने का शॉर्ट में मैं बता देता हूं, अपने को ज्यादा टाइम नहीं है। तो एनवायरमेंटल सिस्टम, एनवायरमेंटल को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अपने को बताता है। और फिर अभी मुझे बता, हम लोग एनवायरमेंटल सिस्टम के लिए जाना चाहिए या नहीं चाहिए? जाना चाहिए। किसके लिए जाना चाहिए? मेरे लिए, मेरी आने वाली आगे की पीढ़ियों के लिए। हम लोग सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? नौकरी किसके लिए करते हैं हम लोग? फैमिली के करते हैं। मैं बाद में आता हूं, पहले फैमिली आती है। और मैं तो महज आपके बेटे की बात कर रहा हूं, 25 साल के आगे की बात कर रहा हूं।
उसके लिए हम लोग इतना भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जाग जाओ, आज से ही एनवायरमेंटल के बारे में सजग हो जाओ, उससे जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। वो कैसा करने का ईएमएस सिस्टम आपको पूरा बताएगा। और मैं आज जो बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जब भी आप अपने दोस्त के साथ जाओगे, कभी आप घर पे जाओगे, रिश्तेदार के साथ जाओगे, तो अपने को जैसा समझता है इसके बारे में बात करो, आपका नॉलेज बढ़ेगा और एक कदम एनवायरमेंटल बचाने की तरफ से आपने कुछ कोशिश की, आपको वो समाधान मिल गया। बराबर है? कुछ पूछना है किसी को? अभी पूछो, कुछ है किसी को सवाल? आप इसके बारे में मुझे बाद में भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं है और पूछना है तो मुझे आके मिलो, बात करो, किसी को कुछ बताना है तो भी आओ। ओके ओके सर।